तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी। हिंदी के एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो खासकर हम जो आपको प्रश्न पत्र बता रहे हैं इसको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, जो हम हिंदी में आपको बता रहे हैं। तो केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा दोस्त, जब तक आप कॉपी पेन लेकर ना बैठे और अच्छे तरीके से स्टडी ना करें। तो इसलिए मैं कहूंगा कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, ठीक है ना। ये हमारा देखिए पेपर कोड है और यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, अनुक्रमांक लिखेंगे, ठीक है ना। ये आपका 100 नंबर का पूर्णांक होता है, 3 घंटे 15 मिनट का आपका प्रश्न पत्र होता है। बेसिक बात है, इतना तो सभी स्टूडेंटों को पता होगा जो स्टूडेंट अपने स्टडी के प्रति, अपने लाइफ के प्रति सीरियस हैं। तो ठीक है ना। तो चलिए दोस्त, अब हम एक एक करके समझते हैं। यहां पे कुछ निर्देशांक दिया गया होता है, उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला हमारा आता है खंड क। अब खंड क में सबसे पहली बात 5-10 आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, एक एक नंबर के। तो मतलब यहां से हमें कितने नंबर मिलेगा? 10 मार्क्स हमें मिलने वाले हैं। तो चलिए जी 10 मार्क्स कैसे मिलेंगे समझते हैं। सबसे पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कवि वचन सुधा के संपादक हैं कौन है जी? कवि वचन जो सुधा है इसके संपादक कौन है? कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं या प्रताप नारायण मिश्र हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या श्याम सुंदर दास जी हैं? तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो कवि वचन सुधा का संपादन है, संपादक कौन है? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना। तो ये पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा हमारा आता है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है, वो क्या है? आनंद कादम्बनी है या हिंदी प्रदीप है या दीनमान है या हमारा ब्राह्मण है? तो याद रखेंगे पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित जो पत्र है वो कौन है जी? तो वो है हमारा ब्राह्मण, ठीक है ना। तो ये हमारा जो तीसरा ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। सभी को आप याद करेंगे। ग नंबर क्वेश्चन आता है कि उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है जी? जयशंकर प्रसाद है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो उसने कहा था, ये जो किन्होंने कहा है? तो ये बात आप याद रखेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। किन्होंने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है, ठीक है ना। उसने कहा था, ये किस कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट अगला हमारे यहाँ पे आता है कि सरदार कुंवर सिंह किस युग के लेखक हैं? जो सरदार कुंवर सिंह है वो किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के या छायावादी युग के या द्विवेदी युग के या प्रतिवादी युग के? तो याद रखेंगे द्विवेदी युग के लेखक हैं, ठीक है ना। अगला आता है चिंतामणि की रचनाकार हैं, तो वो कौन है जी? प्रेमचंद्र हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं या गुलाब राय जी हैं, ठीक है ना। तो चिंतामणि के तो रचनाकार कौन है जी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो यहां तक हमने क्या जाना? यहां तक हमने 5 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देख लिया। अगला हमारा दूसरा फिर से क्वेश्चन आता है, 5 गद्य से या 5 पद्य से पूछे जाते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ से फिर से हमारा यहाँ पे आता है कि लहर रचनाकार है। लहर की रचना किसकी है जी? तो ये तो कोई भी जानता है कि लहर है, आंसू है, तितली है, झरना है, ये सब कुछ क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है ना, रचना। तो ये बात आपको पता होगा। जो कंबाइनी है, ठीक है ना, कंबाइनी महाकाव्य में स्वर्गों की संख्या है। तो कंबाइनी जो महाकाव्य है उसमें स्वर्गों की संख्या कितनी है जी? 15 है। ये तो बात पता ही होनी चाहिए। 9 तो है नहीं, 12, 17, ये 15, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रतीक माना गया है? किस वाद का प्रतीक माना गया है? किसको? सच्चिदानंद जो अज्ञेय जी हैं उनको। क्षयवाद का या हालावाद का या प्रगतिवाद का या प्रयोगवाद का? तो याद रखेंगे प्रयोगवाद का उनको माना गया है, ठीक है ना। प्रयोगवाद को उनको माना गया है। नेक्स्ट अगला हमारा घड़ी का क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से प्रयोगवाद काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है ना। प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं, तो वो कौन है? केदारनाथ अग्रवाल या नागार्जुन है या चित्रलोचन है या श्याम शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ पे याद रखेंगे वो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, ठीक है ना। प्रयोगवाद काव्य धारा के कवि कौन है? वो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। नई कविता युग की रचना है। नई कविता युग किसकी रचना है जी? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि
खुशबू की शिलालेख, खुशबू की जो शिलालेख है इनकी रचना है जो है नई कविता योग। तो ये हमारा कितने अभी तक 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने तैयार कर लिया, जिससे हमें कितने नंबर 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना, 10 मार्क्स हमें मिलने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो इन सभी को आप याद कर लेंगे। अब हमारा यहाँ से जो आता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न को समझिएगा। ये हमसे जो पूछा जाता है वो कितने नंबर में, तो ये हमसे 10 मार्क्स में पूछा जाता है, 10 मार्क्स मतलब 10 नंबर में हमसे पूछा जाता है। समझ लेते हैं क्या है जी। कह रहे हैं निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए फिर से हम यहाँ पे इसको करा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, ये अनंत काल से है, ठीक है ना, यहाँ पे डबल हो गया है। उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागरूक होंगे उतना ही हमारी राष्ट्रीयता बलवलित हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है, ठीक है ना। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पलवलित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारियां प्राप्त करना, उसकी सुंदरता और उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक क्या है, कर्तव्य है। तो ये बातें सबसे पहली बात, तो यहाँ पे सबसे एक पैराग्राफ दिया गया है, इंपॉर्टेंट ये गद्यांश है। अब इसके नीचे देखिए हमसे 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये 5 क्वेश्चन है, देख लीजिए। पहला कह रहे उपयुक्त गद्यांश के पाठ्य और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा कह रहे रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा राष्ट्रीय भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, ठीक है ना, यहाँ पे निर्मूल होगा, ठीक है ना, निर्मूल कहा है, या पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो इतना ये 5 क्वेश्चन है। चलिए अब एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, उपयुक्त पद्यांश के पाठ्य और लेखक का नाम। ये मैं आपसे पूछूं ये किस पाठ्य से लिया गया है जी। यहाँ पे ये जो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रही है ये किस पाठ्य का है। तो देखिए अगर आप देख रहे होंगे, अच्छे से समझने में फोकस अगर आपका होगा तो आपको ये तो बात दिखाई दे ही रहा होगा कि देखिए भूमि शब्द आया है, देव शब्द आया है, ठीक है ना, अनंत काल शब्द आया है, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे राष्ट्रीयता शब्द यहाँ पे भी आया है, पृथ्वी आया है शब्द, ठीक है ना, राष्ट्रीयता यहाँ पे भौतिक स्वरूप, यहाँ पे राष्ट्रीयता। तो ये आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा राष्ट्रीयता शब्द आ रहा है। इसका मतलब राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। तो ये बातें हैं, जिसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है ना। तो ये बात है जी। तो देखिए ये सबसे पहले ये हमारा एक गद्यांश है, तो ये इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। तो या तो आप इस गद्यांश को सॉल्व करें, यहाँ पे अथवा में एक और गद्यांश दिया गया है, या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट हम ऊपर वाले को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे कैसे आपको लिखना है वो हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले उपयुक्त पद्यांश के पाठ्य और लेखक का नाम लिखिए, यही नाम से क्वेश्चन का हथियार है। तो देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया है पाठ्य का नाम, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, कंफर्म। अगला आता है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आता है रेखांकित अंशों की व्याख्या करने में वासुदेव शरण। अच्छा, रेखांकित अंश कौन सा किया गया है ये भी हम आपको बताते हैं, ठीक है ना, तब जाकर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अब बात को आप समझ रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा। यहां से ये रेखांकित अंश किया गया था, ठीक है ना, यहां से, ठीक है ना, यहां से लेकर ये टोटल, ये फिर से ये भी पूरा लाइन और ये भी हमारा पूरा लाइन, इतना ये रेखांकित किया गया था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा वो निर्मूल है। मतलब जो राष्ट्र, जो लोग, जो व्यक्ति, ठीक है ना, पृथ्वी के विकास में नहीं जुड़े, पृथ्वी के समृद्धि में नहीं जुड़े, पृथ्वी को कैसे हम अच्छा रख सकते हैं, वातावरण कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसमें नहीं जुड़ा, उसका कोई मूल्य नहीं है, वो एक निर्मूल के समान है, असामान्य है, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि यहाँ पे राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पलवलित होगा।
मतलब जितना ही हम राष्ट्र के प्रति, अपने पृथ्वी के प्रति हम जागरूक होंगे, उससे जुड़ेंगे, उसके बारे में हम सब चीज करेंगे, तो उतना ही राष्ट्र का विकास होगा, भूमि का विकास होगा, और भूमि का जो समय काल है वो भी बढ़ेगा। ठीक है ना, यही बात कह रहे हैं पृथ्वी, फिर से कह रहे हैं इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का उद्यपांत जानकारियां प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। मतलब इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पृथ्वी के पूरी स्वरूप के बारे में, मतलब पृथ्वी किससे नष्ट हो सकती है, किससे हम पृथ्वी को बचा सकते हैं, पृथ्वी को कैसे प्रॉफिट मिल सकता है, इन सभी चीजों के बारे में हम उसकी जानकारियां प्राप्त करें, उसकी सुंदरता के बारे में जानें, उसकी उपयोगिता के बारे में जानें कि पृथ्वी से हम क्या क्या उपयोगी हमारे लिए, उसकी महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक क्या है, कर्तव्य है और धर्म भी है। ठीक है ना, तो यही बात को सेम टू सेम ऐसा ही तो आपको लिखना है जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी है ना, ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं समझिएगा, यहाँ पे वो कह रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है ना, कि वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार जिस राष्ट्रीयता की संबंध पृथ्वी के साथ नहीं हो वो राष्ट्र, वो क्या है, निराधार है। निराधार मतलब निर्मूल है, उसका कोई मूल्य नहीं है। पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। ठीक है ना, इसलिए प्रत्येक व्यक्तियों का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वो पृथ्वी के स्वरूप की पूरी तरीके से परिचित रहें तथा साथ ही सौंदर्य, उपयोगिता और महत्व को भी अधिक जानकारियां प्राप्त करें। ठीक है ना, तो ये बातें हैं जी जिसको आपको तैयार करना पड़ेगा। ये है रेखांकित अंशों की व्याख्या। उसके नीचे हमसे 5 क्वेश्चन में से ग नंबर क्वेश्चन आता है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है जी, कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और आदि चीजों को पहचानना, उसकी उपयोगिता, महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो यही बात हमने लिखा है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि हम अपनी इस भूमि के रूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहें तथा किसी भी दशा में इस भूमि के रूप, सौंदर्य और आदि को नष्ट न होने दें। यही तो हमारा कर्तव्य है कि भूमि को सुरक्षित रखें, पर्यावरण को बनाए रखें, जिससे भूमि असंतुलित न हो, पृथ्वी असंतुलित न हो। ठीक है ना, अगला आता है किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। ये निर्मूल होगा, ठीक है ना, निर्मूल कहा है। तो लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा वही ना निर्मूल है जी। ठीक है, वही क्या है, निर्मूल है, वही क्या हो जाएगा, निर्मूल है। ठीक है ना, अगला आता है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ठीक है ना, मतलब समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, माता है, जननी है। तो यही तो बात था जी। ठीक है ना, नॉर्मल सा है। अगला हमारा 10 नंबर यहाँ से मिलेंगे। फिर से अगला आता है हमारा, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये हमारा क्या पूछा गया है, यहाँ पे पद्यांश आ गया, ये भी हमसे 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए 10 मार्क्स कैसे मिलेंगे वो हम समझ लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है कि कोई प्यारा कुसुम्ब कुम्हल गेहूं में जौ पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यू देन ए पवन बतला फूल सी एक बाला मलान हो कमल पंग को चूमना चाहती है। तो ये एक पैराग्राफ है जी। यहाँ पे क्या कह रही हैं, राधा जो है ना वो पवन से कहती हैं कि हे पवन, जैसे ही तुम कृष्ण जी के पास पहुंचना तो वो क्या, जब तो यहाँ पे कह रहा है कोई प्यार कुसुम कुम्भल जौ में पड़े हो, गेहूं में जो जौ पड़ा हो। ठीक है ना, तो प्यारे के चरण में ला डालना उसी को। मतलब कहती हैं राधा जी पवन से कि हे पवन, जब तुम कृष्ण जी के पास पहुंचेगो तो वहां पर कहीं फूल, मुरझाया हुआ फूल पड़ा दिखे तो उसको उठाकर, प्यारे मतलब कृष्ण जी की बात हो रही है, तो कृष्ण के कमल जो चरण हैं उनके चरणों पर क्या कर देना, लाकर रख देना, डाल देना। ठीक है ना, और उसके बाद डालने के बाद यू देन हे पवन बतला फूल सी एक बाला। ठीक है ना, मतलब फिर से जब रख देना उसके बाद उन्हें बताना मेरी बारे में कि इसी फूल के समान जो राधा है ना वो भी मुरझाई हुई है,
ठीक है। और कह रहे हैं मलान हो कमल पंग को चूमना चाहती हैं। अब वो आपके जो कमल के जैसे जो आपके चरण है उसको चूमना चाहती हैं। तो यही तो बात सिंपल सी है जी। इसी बात के नीचे देखिए एक पैराग्राफ है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका उत्तर लिखना है। सबसे पहली बात, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर से दूसरा बात कह रहा है प्रस्तुत पद्यांश का राधा, प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है, ये बात कहा जा रहा है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कह रहा है। श्री कृष्ण के कमल चरणों को कौन चूमना चाहता है, और राधा पवन दूतिका के मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं, ये हमसे पूछा गया ना। चलिए अब एक एक क्वेश्चन को हम उत्तर देते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला हमारा यहाँ पे आता है उपयुक्त पद्यांश के संदर्भ लिखिए, ठीक है ना। तो पवन दूतिका ये चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से अब उत्तर हम देखते हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो क्या हमने लिखा है, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक पद्य भाग के संकलित पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि अयोध्याय सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं, ठीक है ना। तो ये बात हो गया जी। ऐसे ही आप लिख देंगे। जब संदर्भ कहे, ओनली पाठ्य और लेखक का नाम कहे तो डायरेक्ट लिखिएगा पाठ्य का नाम पवन दूतिका, लेखक का नाम अयोध्याय सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला आता है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं कौन सा रेखांकित अंश किया गया था यहाँ पे। तो ये जो ऊपर के 2 लाइन है, ये ऊपर के 2 लाइन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन और दूसरी सेकेंड लाइन, यही 2 लाइन आपकी व्याख्या की गई है, ठीक है ना। क्या कहा गया है, कोई प्यार कुसुम, मतलब यहाँ पे सिंपल सी कह रहे हैं ना, कोई प्यारा कुसुम कुम्हाल गेहूं में जौ पड़ा हो, ठीक है ना। जौ एक होता है गेहूं में का, ठीक है ना। तो जौ का वही का मतलब है कि सूखा हुआ कोई फूल पड़ा हो ना, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। मतलब राधा जी पवन से कहती हैं कि जैसे ही तुम कृष्ण जी के घर पर पहुंचे, कोई उनके पास पहुंचना, तो वहां पर आसपास कहीं मुरझाया हुआ फूल आपको दिखाई दे, तो उस फूल को उठाकर मेरे प्यारे जो कृष्ण जी हैं उनके चरणों पर ला डाल देना उसी को। अब उसके बाद आगे आप विस्तार में बता सकते हैं कि क्या क्या हुआ, ठीक है ना। ये बात को आप एक कहानी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगला हमारा आता है, देखिए वही हमने लिखा है, राधा पवन से कहती हैं कि पवन कृष्ण के घर पहुंचकर यदि कोई मुरझाया हुआ सुंदर फूल, ठीक है ना, सुंदर फूल वहां पड़ा मिला तो उसे कृष्ण के चरणों में ला रख देना, और इस प्रकार तुम उन्हें बता देना कि इस फूल के समान विरह में मुरझाई हुई एक राधा आपके कमल के समान कोमल चरणों को चूमना चाहती हैं, ठीक है ना। शायद यह मुरझाया हुआ फूल देखकर, ठीक है, उन्हें मेरी याद आ जाए। अरे ये बात वो हो रहा है ना कि जब कृष्ण जी जो क्या होता है मथुरा चले जाते हैं ना, ठीक है, गोकुल को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, राधा जी को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं अपने मामा को मारने के लिए, तो वहाँ पर वहीं पे अब रह जाते हैं। इसी के कारण ये सब बातें हो रही हैं। राधा जी कहती है कि वो हमें भूल गए हैं, ऐसा वैसा, ठीक है। तो ये बातें हैं जी, ठीक है। तो यही सब बातें हैं। अगला हमारा आता है, फिर से अगला हमारा क्वेश्चन का कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना, ठीक है ना, किससे की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है जी, तो अपनी तुलना वही ना मुरझाए हुए फूल से की है। तो वही बात प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना कृष्ण के पैरों में पड़े हुए मुरझाए फूल से की है, ठीक है ना। अगला आता है, श्री कृष्ण के कमल चरणों को कौन चूमना चाहता है। तो श्री कृष्ण के कमल चरणों को राधा चूमना चाहती हैं। अगला आ रहा है, राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं। यही ना कि उस फूल के माध्यम से वो संदेश देना चाहती हैं कि इस फूल की तरह ही मैं भी मुरझा गई हूँ, कृष्ण जी से कहना संदेश देना चाहती हैं। तो राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि वह भी उसके विरह में पुष्प की तरह क्या हो गई है, मुरझा गई हैं। नॉर्मल सी बात है जी। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट था तो इसको हमने बता दिया। अगला हमारा देखिए यहाँ पे आता है 5वां क्वेश्चन। ये हमारा फिर से अब 5 नंबर का पूछा गया है। सबसे पहले इसी एक लेखक का आपको साहित्यिक जीवन परिचय लिखना है। जैसा यहाँ पे
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो अभी हम फिलहाल वासुदेव शरण अग्रवाल जी पर बताने वाले हैं, ठीक है ना। देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सबसे पहले जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। सन 1929 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया। इसके बाद मथुरा पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष बने। इनके पिता का नाम विष्णु अग्रवाल था, ठीक है ना। इतना आप लिखेंगे। फिर से अब हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। फिर से लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने संस्कृत के बारे में कई पुराने हिंदी ग्रंथों का अध्ययन किया और उनकी व्याख्या की। उन्होंने संस्कृत साहित्य में अवधी भाषा की कई प्राचीन ग्रंथों के लेखन भी किए, ठीक है ना, इसलिए वो प्रसिद्ध हुए। फिर से लिखा गया अग्रवाल जी ने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। परिणतिकालीन भारतवर्ष नामक एक विशेष पुस्तक लिखी जो भारत के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के बारे में है, ठीक है ना। फिर से इतना लिखने के बाद देखिए यही इतना ही लिखना है, जीवन परिचय इतना, फिर से साहित्यिक परिचय में यहाँ तक। अब यहाँ से आता है हमारी रचनाएं। कृतियाँ या रचनाएं क्या है? इन्होंने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और वाणभट्ट का हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। निबंध संग्रह क्या है? भारत की एकता है, कल्पलता है, कल्पवृक्ष है, पृथ्वी पुत्र है और कला और संस्कृत है। आलोचना क्या है? पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन है। तो ये बातें हो गई जी। ये हमारा क्या था? लेखक का जीवन परिचय। अब यहाँ पे हमारा आता है कवि का साहित्यिक जीवन परिचय। यहाँ पे देख सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, मैथिल शरण गुप्त जी हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पे हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को देखने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहली बात, भारतेंदु जी का जन्म काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ब्रजभाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे और 7 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने एक दोहा लिखे और अपने पिता को दिखाया, तो पिता ने महाकवि होने का आशीर्वाद दिया। बचपन में ही माता पिता के सुख से वंचित होने के बाद 35 वर्ष के अल्फांसु में ही 1885 ईस्वी को इनका क्या हो गया? निधन हो गया या देहवास हो गया। इस तरीके से सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग लिखेंगे। फिर से अब आते हैं हमारा साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? भारतेंदु के बृहद साहित्यिक योगदान के कारण है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे लिखा गया है भारतेंदु के बृहद साहित्यिक योगदान के कारण है, ठीक है ना। यहाँ पे 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। ये इतना मतलब महान थे ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हम पढ़ रहे हैं तो ये जिस काल में जन्म लिए हैं ना उसी काल को भारतेंदु युग के नाम से ही हम जानने लगे, ठीक है ना। अब 15 वर्ष की अवस्था में ही भारतेंदु ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी। 18 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कवि वचन सुधा नामक एक पत्रिका निकाली और यह आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में क्या है हुआ? प्रतिष्ठित हुआ, ठीक है ना। ये बात हो गई जी। ये आप इतना तक क्या लिख देंगे? यहाँ तक साहित्यिक परिचय लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिखने के बाद यहाँ पर अब देखिए मुख्य कृतियाँ क्या क्या हैं? तो प्रमुख कृतियाँ हैं, मौलिक नाटक है, साहित्य सत्य हरिश्चंद्र है और श्री चंद्रावली है। अनुदित नाटक रचना है तो वो है विद्या सुंदर है, ठीक है ना। धनंजय विजय है, भारत जननीय है। अगला आता है निबंध संग्रह, नाटक है, कलाचंद्र है और कालचक्र है और कश्मीरी कुसुम है। काव्य कृतियाँ क्या है? तो वो आप याद रखेंगे, प्रेम माधुरी है या प्रेम तरंग है या प्रेम प्रलाप है, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला हमारे यहाँ पे आता है लाठी कहानी के कथा वस्तु का सार है। वो क्या है? 80 शब्दों में लिखना है। लाठी कहानी लिखते हैं या ध्रुव यात्रा लिखते हैं या एक और है पंचलाइट। ठीक है ना। ये आपको 3 कहानी याद रखना है, एक लाठी, एक ध्रुव यात्रा, एक पंचलाइट। अभी फिलहाल हम क्या बताने वाले हैं? अभी हम
यहाँ पे बहादुर लिख दिया गया है टाइपिंग में क्या। देखिए 3 ध्रुव यात्रा उतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट तो मुझे नहीं लगता है, ठीक है ना। ये ध्रुव यात्रा को छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे बहादुर कर लीजिएगा। ये 3 आप याद कर लेंगे ना तो बहुत है। एक लाठी है, एक बहादुर है, एक पंच लाइट है, ठीक है ना। यही 3 आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस समय हम बहादुर की कहानी बताने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे टाइपिंग में बहादुर ही डालना चाहिए था, बट कोई नहीं जी। चलिए कहानी हम जानते हैं 80 शब्दों में कम से कम, मतलब अधिक से अधिक 80 शब्दों में ही लिखना होता है। तो चलिए फिर भी हम देख लेते हैं। 1 मिनट में स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक दिखाई दे रहा है ना। चलिए जी कोई नहीं। देखिए सबसे पहली बात, अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा कूट व्यवहार की क्या है कहानी है, ठीक है ना। बहादुर एक नेपाली बच्चा है, उसकी ये कहानी है, ठीक है ना। अगला कह रहा है लेखक ने स्वयं को इस कहानी का पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की है, ठीक है ना। लेखक ने स्वयं को पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की है। बहादुर एक नेपाली लड़का है, ठीक है ना, जो सौतेली माँ के कूट व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया होता है। जो अपने सौतेली माँ के कूट व्यवहार, गलत व्यवहार के कारण घर छोड़कर शहर भाग आया होता है, ठीक है ना। लेखक ने उसे अपने घर में नौकर रख लेते हैं, नौकर उसको रख लिया जाता है। लेखक की पत्नी निर्मला और उसका बेटा जो है ना, उसका परिवार तो पहले बहादुर से अच्छा व्यवहार करते हैं। शुरू में लेखक है, लेखक की पत्नी है, उनका बेटा है, वो अच्छे से व्यवहार करते हैं बहादुर के साथ, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वो कठोरता बरतने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर बोलने लगते हैं, ठीक है ना। बहादुर घर के सभी कार्यों को करता है, लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलती थी, ठीक है ना। लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर तो मानो उसे मारने का बहाना खोजते थे, मतलब छोटी छोटी बातों पर उसको मारते थे, गाली गलौज करते थे, बहाना ढूंढते रहते थे, ठीक है ना। एक बार मेहमानों के कुछ रुपए खो, यहाँ पे खो रहेगा, खो जाने के कारण, ठीक है ना। खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया और बहादुर को बहुत पीटा और बहुत बुरा व्यवहार किया, तो बहादुर बिना किसी को बताए अचानक घर छोड़कर चला जाते हैं। उसके जाने के बाद घर में मातम छा जाता है, क्योंकि सभी को आराम की आदत लग चुकी थी। तब सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और यह पश्चाताप करते, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऊपर में कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है कि और यह पश्चाताप करते हैं, और वो क्या करते हैं, वह यहाँ पर रहेगा, वह पश्चाताप करते हैं, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे। तो यहाँ पे वह रहेगा कि वह क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं, लेकिन उन्हें माफ करने वाला बहादुर अब जा चुका था। तो ये था जी एक कहानी, 5 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद अब यहाँ पे जो हमारा आता है स्वपठित खंड काव्य। अब यहाँ पे हमारा क्या आता है, खंड काव्य पर आधारित किसी एक खंड का उत्तर देना होता है। खंड काव्य है जैसे मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, रश्मि रथी है, आलोक वृत्ति है, त्यागपति है। तो आज के इस वीडियो में हम रश्मि रथी, ठीक है ना, इसको हम बताने वाले हैं। देख लीजिए, रश्मि रथी खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण करेंगे। उनके नायक कौन है, तो उनके नायक कौन है, रश्मि रथी के जो नायक है वो कर्ण है। तो यहाँ पे लिखा गया रश्मि रथी महाकाव्य कवि रामधारी सिंह दिनकर का एक प्रसिद्ध कृति है, जिसमें भारत के महान योद्धा कर्ण को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कर्ण के चरित्र बलिदान और संघर्ष, दानशीलता और स्वाभिमान का प्रतीक हैं, ठीक है ना। कर्ण कौन कौन से, दानवीरता के, संघर्ष के, दानशीलता के, बलिदान के और स्वाभिमान के भी प्रतीक हैं। अब इनकी वीरता क्या है, साहस क्या है, ये देखिए। तो यहाँ पे कर्ण अद्वितीय योद्धा थे, जिन्होंने कुरुक्षेत्र, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र या युद्ध क्षेत्र भी यहाँ पे लिखा, मतलब युद्ध क्षेत्र यहाँ पे लिखा गया है, कुरुक्षेत्र भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कर्ण अद्वितीय योद्धा थे, जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता का अद्वितीय परिचय दिया है। फिर से दानशीलता, कर्ण को दानवीर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के हमेशा दान दिया, यहाँ तक कि अपना कवच कुंडल भी इंद्र को दान कर दिए। तो ये इसलिए दानवीर इनको कहा जाता है।
अगला बात यहाँ पे फिर से आता है कि संघर्षमय जीवन, जन्म से सूत पुत्र होने के कारण उन्हें समाज में तिरस्कार सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमताओं से महानता प्राप्त की है, इन्होंने ग्रेट हुए हैं। फिर से मित्रता, कर्ण ने दुर्योधन के प्रति जीवन भर निष्ठा रखी और उनके संकट के समय में उनका साथ दिया है, ठीक है ना। कर्ण ने कभी भी अपना दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। अगला आता है स्वाभिमान, तो कर्ण ने स्वयं अपने सम्मान के लिए संघर्ष किया और अर्जुन के सामने कभी झुके नहीं। कुल मिलाकर कर्ण का चरित्र संघर्ष, आत्मसम्मान और बलिदान की अद्वितीय गाथा है, जो पाठकों को प्रेरित करता है, ठीक है ना। तो ये एक क्या है हमारा, ये एक इम्पोर्टेंट क्या था, खंड काव्य था, क्या था, जो है रश्मि रथी, जिसको हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, उस समय से मैं केवल पढ़ रहा हूँ, सुना दे रहा हूँ। देखिए, मुझे इसमें लगता ही नहीं है कि क्या समझाऊं भैया, इसमें मैं समझाऊंगा, एक ही बात को मैं बार बार रिपीट करूंगा, समय लगेगा। एक बार आप पढ़ेंगे ना, फिर से लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। मुझे बताने से कुछ इसमें लगता नहीं है कि जो आता है बताने वाला वो तो हम बताएंगे ही, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ से हमारा खंड ख स्टार्ट होता है। अभी तक 50 नंबर का हमने कंप्लीट कर लिया है। खंड ख में आता है दिए गए संस्कृत पद्यांश, दिए गए जो संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो ये जो गद्यांश, संस्कृत गद्यांश है, इसका अनुवाद करना है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं संस्कृतस्य साहित्य सरस, यहाँ से इधर से मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा सा उल्टा लिखा है। यहाँ पे लिखा गया संस्कृतस्य साहित्यस्य सरस व्याकरणत्व सुनिश्चितम तास्य गदे पदे, ठीक है ना, च ललित्य भावबोध समर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्य वर्तते किम बहुना चरित्र निर्माणत्य यादृशी स्वप्रेरणा संस्कृत वाणम्य ददाति न तादृश्य किच्यन्ते, ठीक है ना, मूल भूताना मानवीय गुणवंता यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नयान तादृशी नान्यंत तादृशी। ये थोड़ा सा संस्कृत में थोड़ा सा हार्ड होता है, शब्दों को आप एक मुझसे थोड़ी सी पढ़ने में अगर मिस्टेक हो जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा एक प्रवक्ता ऐसा कुछ हूँ नहीं, ठीक है ना। बहुत मतलब आपको किसी तरीके से समय निकाल के हिंदी के भी स्टडी कराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी ने इतना रिक्वेस्ट किया है, तो इसलिए। अदरवाइज मेरा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मोस्टली जो सब्जेक्ट है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखिए, मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, ये एक पैराग्राफ है, इसके नीचे भी एक पैराग्राफ है, इनमें से दोनों में से किसी एक का, ठीक है ना, इनमें से दोनों में से किसी एक का क्या करना है, संस्कृत में क्या करना है, संदर्भ सहित अनुवाद करना है। चलिए, ऊपर वाले को ही हम आज सॉल्व कराएंगे, ये हमने बहुत बार कराया भी हुआ है, ठीक है ना। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भाषा भारवी भवभूतस्य महाकवि स्वकिन्न ग्रंथरत्नया यादापि पाठ्यकामी हृदय विराजयन्ति, इस तरीके से है जी, ठीक है ना, इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, इसको मैं, देखिए यहाँ पे एक एक प्रश्नों को आप समझेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं संस्कृत साहित्य सरस व्याकरणत्व सुनिश्चितम, मतलब संस्कृत साहित्य क्या है, सरस है। सरस मतलब रसों से भरा हुआ है। इसके जो व्याकरणत्व मतलब इसके जो व्याकरण है वो क्या है, सुनिश्चितम मतलब सुनिश्चित है, ठीक है ना। तस्य मतलब उसके गद्य पदे मतलब उसके गद्य अपद, च ललित मतलब क्या है, ललित मतलब प्रकाश से भरे हुए हैं, और भावबोध समर्थम, और उसके भावबोध की जो शक्ति है वो अद्वितीय है, अद्वितीय श्रुति माधुर्य वर्तते है, ठीक है ना। किम बहुना अधिक क्या कहें हम, चरित्र निर्माण के लिए यादृशी, चरित्र निर्माण के जैसा जो चरित्र निर्माण के लिए जो यादृशी स्वप्रेरणा संस्कृत वाणम्य, ठीक है ना, ददाती, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि चरित्र निर्माण की जो प्रेरणा है वो संस्कृत से ही हमें मिलता है, ठीक है ना। ना तादृशी
किच्यन्ते मतलब अदर किसी से हमें नहीं मिलता है, ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है। मूलभूत मानवीय गुणवत्ता यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न्यायन तादृशी। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया है, आपको ध्यान से आपकी समझ में भी आ जाएगा। एक एक बात को अगर समझेंगे ना, सबसे पहली बात ये किस पाठ्य से लिया गया है तो यहाँ पे समझिएगा। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संकलित संस्कृत भाषा, यहाँ पे याद रखेंगे संस्कृत भाषया महत्वम नामक पाठ्य से लिया गया है। ठीक है ना। अनुवाद में देखिएगा संस्कृत का साहित्य क्या है? सरस है। सरस मतलब रसों से भरा है। और व्याकरण क्या है? सुनिश्चित है, मतलब निश्चित है जी। ठीक है ना। और उसके गद्य और पद में ललित है, भावबोध की शक्ति और अनुपम श्रुति माधुर्य है। ठीक है ना। अधिक क्या कहें? किम बहुना, किम बहुना मतलब होता है अधिक क्या कहें। ठीक है ना। चरित्र निर्माणों जैसे अच्छी प्रेरणा संस्कृत का साहित्य ही देता है, वैसे कोई भी अन्य साहित्य नहीं देता। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है जैसे और कहीं नहीं। तो ये है जी। ठीक है ना। एक दो बार पढ़ेंगे ना इसको सब समझ में आ जाएगा। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ये रहता है ना, ठीक है, तो आप पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा आपको। अगला आता है यहाँ पे दिए गए श्लोकों में से किसी एक का अनुवाद आप कीजिए। यहाँ पे एक श्लोक है, नीचे भी एक श्लोक है, किसी एक का भी अनुवाद कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसका कर दे रहा, भाषासु मुख्यम मधुरम दिव्य दीर्घाण भारतीय तस्या ही मधुर काव्य अतस्मा ही सुभाषितम। ठीक है ना। तस्मादपि सुभाषितम मतलब सबसे पहली बात भाषाओं में मुख्य जो है मधुर है और दिव्य है, वो दिग्वाण भारतीय है, वो संस्कृत भाषा है। और तस्या ही मधुर काव्य, और उससे भी अधिक क्या है उसके मधुर काव्य हैं। तस्मादीप सुभाषितम, और उससे भी अधिक क्या है उसके सुंदर वचन है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है। भाषाओं में सबसे प्रधान मधुर और अलौकिक भाषा है। ठीक है ना। अलौकिक मतलब भाषाओं में जो संस्कृत सबसे क्या है प्रधान है, मुख्य मधुर है और अलौकिक भाषा है। उससे भी अधिक मधुर उसके क्या है काव्य हैं, और उससे के काव्यों से भी अधिक क्या है मधुर उसके सुभाषितम मतलब सुंदर वचन है। ठीक है ना। तो इसको पढ़ लेंगे एक बार में सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगला अब ये सब जो है ना, सबसे पहले मुहावराएं हैं, तो ये सब इस पे हम क्या अब आपको बताएं। मुहावरा के लिए बहुत सारे मुहावरा पढ़ लेंगे, एक वीडियो हम मुहावरे पर बना देंगे। ये आता है अपठित गद्यांश, इसको ठीक है ना, ये सब आपको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। ये सब क्या है किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करना होता है। अब शुद्ध करना कम से कम ये सब कुछ तो आना ही चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आता है, ये 6 नंबर का वाला जो इंपॉर्टेंट है ये हम बता दे रहे हैं। देखिए हास्य रस है, श्रृंगार रस है। 2 नंबर का ये पूछता है यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार है। दोहा और छंद मतलब दोहा में क्या है, दोहा छंद है और चौथा छंद है, इसमें से कोई बताना है। ये सब हमने कराया हुआ है। तो आप कैसे पढ़ सकते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लिखिएगा रस छंद अलंकार ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे। ये आपको वीडियो है ये मिल जाएगा, जिसमें 12 नंबर वाले तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट करा दिया है। तो क्या लिखेंगे? रस छंद अलंकार ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कर लीजिएगा। अगला आता है हमारे मतलब अपने गांव और शहर की सफाई हेतु उच्च अधिकारी के पास एक पत्र लिखिए, या बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु शाखा प्रबंधक के पास एक क्या लिखना है, निवेदन पत्र लिखना है या आवेदन पत्र लिखना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए अभी तक का मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा सफाई के लिए आ रहा है कि शहर की सफाई हेतु उच्च अधिकारी के पास एक पत्र, तो इसी को हम बताना चाहते हैं। दिनांक क्या है 27 दिसंबर 2024 ऐसे हमने डाल दिया है। प्रति नगर निगम आयुक्त नगर निगम कार्यालय, शहर का नाम आप लिख देंगे। विषय आपने लिखा हुआ है हमने शहर की सफाई व्यवस्था सुधार करने के लिए अनुरोध। फिर से यहाँ पे हम लिखे महोदय या महोदया आप लिख देंगे। फिर से यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सबने निवेदन की हमारे शहर में सफाई व्यवस्था अत्यंत दैनिक हो गई है। सड़क गलियों और सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फैला हुआ है, जिससे गंदगी और संक्रमण बीमारियां फैलने की खतरा बना हुआ है। कृपया इस ओर शीघ्र ध्यान दें और सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने तथा सफाई कार्यों को नियमित रूप से सुनिश्चित करने का कृपा करें। ठीक है ना। फिर से यहाँ पे लिखा गया आपकी सहायता के लिए हम आभारी रहेंगे। ठीक है ना। धन्यवाद लिखेंगे। फिर से सादर, फिर से आपका नाम, आपका पता, आपका संपर्क नंबर, इस तरीके से आप लिख देंगे। समझ रहे हैं ना। फिर से अगला हमारा आता है 14 नंबर 9 नंबर का ये पूछा जाता है किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। पर्यावरण असंतुलन मतलब पर्यावरण प्रदूषण पर लिख देना है। फिर
फिर से बेरोजगारी पर आप लिख सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि पर, महिला सशक्तिकरण पर भी लिखना है, भारतीय किसान पर, या नई शिक्षा व्यवस्था पर आपको लिखना है। तो हम बेरोजगारी पर आ रहे हैं, बेरोजगारी पर आप लिखेंगे क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। बेरोजगारी में क्या लिखेंगे, जब योग्य व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिला या उसे काम की तलाश में रहना पड़ता है तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। यह समस्या न केवल व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है बल्कि समाज और देश के प्रगति में भी बाधा उत्पन्न करती है। जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा की दिशा में कमी और तकनीकी परिवर्तनों बेरोजगारियों का प्रमुख कारण है। इसका समाधान रोजगार सृजन और व्यावसायिक शिक्षा और स्वरोजगार को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये हमारा सबसे पहले एक बेरोजगारी पर हमने सिंपल सा परिचय लिख दिया है कि बेरोजगारी क्या होता है। अभी बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है भैया, इसका हम कारण देख लेते हैं, क्योंकि कारण और निवारण दो बातें आपको ज़्यादातर पता होनी चाहिए। बेरोजगारी का कारण क्या है, पहला है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है ना, तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार का मांग बढ़ गया है। देखिए जनसंख्या वृद्धि तो है, जनसंख्या वृद्धि कैसे कम होगा, जब लोग जो होंगे शिक्षित होंगे। और सरकार को सबसे पहले तो अगर बेरोजगारी को कम करना है तो जनसंख्या वृद्धि को कम करना पड़ेगा, एक मोस्टली ये भी कारण है। और जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। भले ही कोई भी सरकार आ जाए, पर अभी के हालातों को देखते हुए मुझे चंद पार्टियों के अलावा कोई भी ऐसी सरकार अभी प्रेजेंट में उपस्थित नहीं दिखाई दे रही है जो शिक्षा पर कभी भी बात करे। ठीक है, मैं खुल के कह रहा हूँ, शिक्षा पे कोई भी बात नहीं करना चाहता। ठीक है, यूपी में आज यूपी के बारे में, मैं तो यूपी से हूँ, तो यूपी के आप जाकर स्कूल देखिए सरकारी, मतलब इतने बदतर हो चुके हैं ना कि पूछिए नहीं। सरकारी स्कूल यूपी के बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अदर राज्यों के अच्छे हैं, बट यूपी के तो अच्छे नहीं है भैया। तो सरकार शिक्षा पे तो बात नहीं करनी चाहती, और जो शिक्षा कहेगा, जो रोजगार मांगेंगे उसको भैया लाठी बरसाएंगे, जैसे कि अभी बिहार में बरसाए हैं बाबू नीतीश बाबू जी। ठीक है, तो मतलब नेता सबका ना, मतलब मैं क्या कहूँ यार, दिल से मतलब बहुत ही बुरा लगता है यार। ठीक है, पता नहीं मतलब वो हम लोगों को धर्म में, जातियों में, ठीक है, इस तरीके में उलझाए रखते हैं, अपना मतलब बहुत अच्छे से रहते हैं, उनको देश से दुनिया से कोई मतलब उनको नहीं है। बट पिसते कौन है, जो मिडिल क्लास के और जो गरीब आते हैं ना, वो लोग फंसते हैं जी। मिडिल क्लास, आप सोच रहे होंगे कि क्या आप मिडिल क्लास में आते हैं, भैया हम लोग मिडिल क्लास में नहीं आते हैं, हम लोग बहुत ही लोअर क्लास में आते हैं, हम लोग गरीब ही हैं। ठीक है, मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास का मतलब है कि मान लेते हैं आपके घर के जो भी व्यक्ति कमा रहे हैं, आपके मान लेते हैं पिताजी ही कमा रहे हैं, अगर वो आपके पिताजी 1 साल के लिए बैठ गए, अगर वो काम ही ना करे, काम मतलब बिल्कुल कोई भी ना करे, तो क्या वो 1 साल तक अच्छे से खा पी सकते हैं, अपने पूरे परिवार का जो भी आवश्यकता है उसको पूरा कर पाएंगे? यदि आप कर पाते हैं तो आप मिडिल क्लास होंगे, बट मुझे तो नहीं लगता। मैं तो ऐसा नहीं हो कि भैया मैं भी बैठ जाऊँ, मेरे पिताजी भी बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरा घर चल जाएगा। ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं भैया मिडिल क्लास में नहीं आता हूँ, हम लोग तो गरीब में आते हैं जी भैया, समझ रहे हैं। तो ये बातें हैं जी। मैं जानता हूँ कि अभी मैं 1-2 महीने क्या, अभी 1-2 महीने अगर बैठ जाया जाए तो पैसे की इतनी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है भैया कि कहाँ ना जाए। ठीक है ना, तो ये बातें हैं जी। तो सरकार सबसे बेकार हो चुकी है, मैं तो दिल से कहूँगा। ठीक है ना, तो जनसंख्या वृद्धि को सबसे पहले कंट्रोल करने के लिए शिक्षा सुधारनी चाहिए, जो कि सरकार नहीं चाहती। तो अगला आता है शिक्षा प्रणाली। व्यवसायी और तकनीकी शिक्षा की कमी से रोजगार योग्य कौशल का क्या हुआ है, अभाव हुआ है। ठीक है ना। अगला आता है औद्योगिकरण। मशीनों के बढ़ते उपयोग से मानव श्रम जो क्या है, मानव किसान की मांग भी घटी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा औद्योगिकरण, देखिए अलग अलग देशों से हमारे देश में आते हैं तो उन पे इतना टैक्स ही लगा दिया जाता है ना। मान लेते हैं 50,000 का सामान है ना, तो टैक्स ही 50,000 लगा दिया जाएगा।
तो वो 1 लाख का हो जाएगा। अब 1 लाख का कोई सामान खरीदेगा, दूसरे देश में जाएंगे तो वही 50,000 में मिलेगा। तो इसलिए कंपनियां हमारे देश में आना ही नहीं चाहती, क्योंकि हमारे देश के जो सरकार है ना, वो भैया इतना टैक्स लगा दे रहे हैं कि अभी स्टॉक मार्केट है वो पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है, गिर गया है। ठीक है, आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, पूरी कंपनियां हमारे देश को छोड़कर अर्थव्यवस्था से जा रही हैं, जिसके कारण हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो गिर रहा है निचले स्तर पे। डॉलर जो है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इससे कितनी हानि हो रही है हमारे देशों को, ये मतलब बात नहीं करेंगे इस पर। जब भी हम इस पर बात करेंगे तो वो धर्म पर बात करेंगे, हिंदू, राम मंदिर, ये वो। अरे भैया ठीक है, देश के लिए तुमने क्या किया ये तो कोई कहता ही नहीं है। सबसे बेकार मतलब बहुत ही दुख लगता है जब ऐसे बातों पे मतलब युवाएं भी इस पर आकर्षित हो रहे हैं। उनको मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार, ये हो क्या रहा है। कृषि पर निर्भरता, ठीक है ना, यहाँ पे फिर से लिखा गया है कि कृषि में सीमित रोजगार का अवसर होते हैं। ठीक है ना, कृषि के लिए रोजगार का सीमित अवसर होते हैं, इसीलिए भैया बेरोजगारी बढ़ रही है। अगला आता है आर्थिक मंदी, उद्योगों और व्यवसायों में निवेश की कमी के कारण नौकरियां की अवसर घटती हैं। ठीक है ना, अब भैया बिजनेस करना तो स्कूल में सिखाना क्या है, स्कूल में अच्छा से पढ़ाई तो हो ही नहीं रहा है, तो बिजनेस क्लास कहाँ से चलेंगी, आर्थिक व्यवस्था की बातें कहाँ से होंगी। जब होंगी नहीं तो भैया कैसे होगा। सब चीज दूर हो सकता है यार जब शिक्षा अच्छा होगा। ठीक है ना दोस्त, मैं भी आप ही की तरह हूं, तो अदरवाइज मैं आपको दिल से मतलब एक तरीके से मैं फ्रेंड के मामले तरीके से आपसे बात कर रहा हूं। जिस तरीके से हम दोस्तों से अपने बातें करते हैं वैसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूं। सब चीज दूर हो सकता है। 2-3 चीजें हैं जो विशेषकर ध्यान दे सरकार। सबसे पहली तो शिक्षा, शिक्षा पे ध्यान दे देगा ना तो लोग पढ़े हुए होंगे ना, तो पढ़े लिखे जो लोग होंगे तो वो गलत सरकार को चुनेंगे ही नहीं। जो धर्म पे लड़ा रही है, जाति पे लड़ा रही है, उनको चुनेंगे ही नहीं। तो इसीलिए ना वो कभी भी शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, और जैसे ही ध्यान देने लगेंगे तो विकास होने ही लगेगा। ठीक है, बट ऐसा चाहते ही नहीं है भैया। अगला आता है बेरोजगारी का मुख्य निवारण क्या है, तो पहला आता है स्वरोजगार का जो प्रोत्साहन मतलब उत्प्रेरित करना, यही है जी। ठीक है ना, छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। ठीक है ना, अगला आता है व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास के लिए तकनीकियों और व्यवसायिक प्रशिक्षण देना। कृषि सुधार, आधुनिक तकनीकियां अपनाकर कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना। उद्योगिकीकरण, ठीक है, नए उद्योगों का स्थापना और निवेशों को बढ़ावा देना। अगला आता है सरकारी योजना, सरकार रोजगार सृजन के लिए नीतियां और कार्यक्रमों का संचालन करना। ये सब है जी, मुख्यतः हमने लिख दिया है। ठीक है ना, इतना आप अगर लिख देते हैं निबंध में बहुत ही अच्छा नंबर से आपको आराम से 9 नंबर आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा था एक इंपॉर्टेंट जो है मॉडल पेपर, जिसको हमने सॉल्व कराने का आज के इस वीडियो में प्रयास किया हुआ है। ठीक है ना, कंप्लीटली मैंने कोशिश किया है, जितना हो सकता था उतना हमने इसको कराने का प्रयास किया है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि आराम से ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, मॉडल पेपर हम कराते रहेंगे। ठीक है ना, जितना हो सकेगा उतना हम कराने का प्रयास करेंगे। जल्दी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री भी स्टडी कराए जाएंगे, अब टेंशन ना ले, उसकी तो हमने लगभग कराए हुए हैं, न्यूमेरिकल करा ही रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर वाले बचे हुए हैं फिजिक्स के, वो भी हम करा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। इंस्टा पे नए होंगे तो इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है ना, कल मिलते हैं दोस्त एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।